तो वहीं सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित 12 नव चयनित परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भी रवाना किया। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए सीएम धामी ने कहा कि सफलता न केवल चयनित युवाओं के परिश्रम, अनुशासन और का परिणाम है, बल्कि इसमें उनके परिवारजनों के सहयोग, त्याग और आशीर्वाद की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सीएम धामी ने कहा कि परिवहन विभाग में परिवहन आरक्षी का पद अत्यंत, चाहे यात्री सेवाओं का सुचारू संचालन हो, सड़क सुरक्षा की निगरानी हो, वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया हो या प्रदूषण नियंत्रण हो, प्रत्येक व्यवस्था में इनकी अहम भूमिका है। इसलिए आपकी ये नौकरी मात्र एक सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। आरक्षियों को इनकी नियुक्ति हुई है। इस नियुक्ति पत्र वितरण के समारोह में मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री और ग्राम्य विकास मंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, राज्यसभा के सांसद और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, सचिव परिवहन श्री ब्रजेश संत जी, रीना जोशी जी, हमारे अमर उजाला के श्री शर्मा जी समेत सभी परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी आज जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, ऐसे सभी मैं और उनके सभी अभिभावक, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन देश पाकिस्तान के खिलाफ देश के सैन्य बलों के अदम्य साहस के प्रति देश भर में कांग्रेस की ओर से आयोजित होने वाली जय हिंद रैली हल्द्वानी में आगामी 31 मई को निकाली जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि वर्चुअल बैठक के माध्यम से प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी वरिष्ठ नेताओं से रैली पर चर्चा की। साथ ही प्रदेश में चल रहे प्रशिक्षण शिविरों और अन्य संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कुमारी शैलजा ने 31 मई को हल्द्वानी में आयोजित होने वाली जय हिंद रैली को सफल बनाने के लिए सभी नेताओं से आह्वान किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हल्द्वानी में जय हिंद रैली ऐतिहासिक होगी। साथ ही राज्य में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों की जानकारी भी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को दी गई है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो कुछ हुआ और उसमें जो वीरता, साहस और पराक्रम हमारी फौजों ने दिखाया है, उसको लेकर एक झंडा रैली हल्द्वानी में सुनिश्चित की गई है। क्योंकि एक संविधान बचाओ रैली हमारी देहरादून हो चुकी, जिसमें सचिन पायलट जी आए थे। ये 31 तारीख को इसी महीने हल्द्वानी में झंडा रैली के नाम से होगी एक बड़ी भव्य रैली ये होने जा रही है। इसमें सेना के साहस, शौर्य इत्यादि का उल्लेख, उनका सम्मान होगा। पाकिस्तान तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने प्रदेश और जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रभारी यहां बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में देश में पार्टी के द्वारा चलाई जा रही तिरंगा यात्रा और 31 मई को अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्मदिन को मनाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में भी महिला मोर्चा के द्वारा समिति बनाई गई है। वहीं जिले में भी समिति बनाई गई है जिसमें 3-3 लोग शामिल हैं और इसको लेकर प्रदेश प्रभारी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम ने कहा कि सेना के पराक्रम, शौर्य को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा चल रही है। भारतीय सेना ने उनको घर में घुसकर जवाब दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड जी एक दिवसीय प्रवास पर हैं और आज वो प्रदेश कार्यालय पर 2 विषयों पर बैठक लेंगे। एक, जो पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही
विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं। इस प्रकार की यात्राएं लगातार 18 तारीख से हमारी प्रारंभ हुई थी। तो एक तो तिरंगा यात्रा की समीक्षा करेंगे, दूसरा अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती हम लोग मना पूरे देश में। देखिए, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर भारत सेना ने जो गौरवशाली कार्य किया है, देश का भी गौरव बचाया है, हमारी माता और बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था और पाकिस्तान का जो, क्योंकि जिन आतंकवादियों को मारा गया था, जब उनका कलमा पढ़ा गया तो उसमें पाकिस्तान की सरकार, बड़े बड़े आतंकवादी मंत्री, सेना के अफसर खड़े हुए थे। उसे एक पर्दाफाश हो गया कि आतंकवादी और सेना एक ही रूप है, वर्दियां बदलते रहते हैं। निर्देश हो गया या पूरे देश में एक देश एक चुनाव को लेकर इन दोनों को लेकर चर्चा हो रही है। संसद द्वारा नियुक्त की गई संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने विभिन्न राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया। इस मामले में बीजेपी ने कहा कि एक देश चुनाव पूरे देश के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग अलग समय में चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते हैं और काफी धन भी इसमें खर्च होता है। वहीं कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक जटिल सवाल है, जिसके चलते बहुत सी चीज प्रभावित होगी। कांग्रेस ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है। अगर कहीं कोई सरकार गिर जाए या केंद्र की सरकार अस्थिर हो या गिर जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या 5 साल तक चुनाव नहीं होंगे? वन नेशन वन इलेक्शन जो लागू करने की बात करी जा रही है, वो निश्चित तौर पर जनता को सीधा सीधा इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि समय समय पर कभी पंचायत चुनाव, कभी निकाय चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी सांसदीय चुनाव, ये चुनाव जब लगातार होते रहते तो इससे जो आने वाले सरकारी कार्यों की संहिता लगने के कारण वो जनता के में किया जाता है। फिर जब होते हैं तो बार बार जो ये आचार संहिता लगती है वो भी देख। एक देश एक चुनाव के लिए संसदीय समिति उत्तराखंड दौरे पे और कांग्रेस का 2 प्रतिनिधिमंडल जो है से मिला है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना विचार किया है, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर कहा है कि ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि बहुदलीय लोकतंत्र में अगर जो है कभी कोई राज्य की सरकार गिरेगी, कभी केंद्र की सरकार अगर अस्थिर होगी, तो फिर 5 साल तक जो है वो उसका क्या होगा। एक देश एक। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर गजब का उत्साह है। चारधाम यात्रा में उमड़ रही जबरदस्त भीड़, 12 लाख के पार हुआ चारधाम यात्रियों का आंकड़ा। 4.77 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। हर दिन 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे हैं। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 12,20,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर आंकड़ा सामने आया है। अभी तक की बात की जाए तो 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने दर्शन कर लिए हैं चारधाम के, और इसी के साथ माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो आंकड़ा है काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो अब तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रही हैं। 12 लाख के पार हुआ यात्रियों का आंकड़ा। केदारनाथ धाम में 4,77,572 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इसके अलावा गंगोत्री धाम का आंकड़ा भी सामने आया है। 2,07,250 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में 3,14,350 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अगर कुल मिलाकर बात की जाए पूरे आंकड़े की, चारों धामों के आंकड़े की, तो 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यमुनोत्री धाम के पैदल यात्रा मार्ग सब इंटरनेशनल शौचालय बनाए तो गए हैं, लेकिन
शोपीस बनकर रह गई हैं। इन शौचालयों में आवश्यक संसाधन न होने के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक युवा कार्यकर्ता ने बताया कि यमुनोत्री धाम यात्रा पैदल मार्ग में सुलभ इंटरनेशनल शौचालय बनाए गए हैं, जिनमें से एक भैरव मंदिर के नीचे है, जिसमें पानी भी नहीं आ रहा है और अंदर लाइन तक नहीं जुड़ी है। दूसरा भैरव मंदिर और देव दर्शनी के नीचे है, जिसमें 2 शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहीं यमुनोत्री में हनुमान मंदिर के ऊपर बने शौचालय का गड्ढा फटा हुआ है, जो कि पूरे रास्ते में गंदगी बह रही है और वहीं गंदगी स्नान कुंड और मंदिर तक जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि कार्यदायी एजेंसी द्वारा घोर लापरवाही बरती गई और बार बार कहने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। मैं महावीर पवार माही यमुनोत्री धाम। आज यमुनोत्री धाम से जुड़ी ये एक और समस्या को आपके सामने दिखाया जा रहा है कि जो सुलभ शौचालय यहाँ पर बने हुए हैं, ये सुलभ विभाग वालों के द्वारा बनाए गए हैं। दिखने में बहुत सुंदर हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन जो इनके द्वारा इनके जो शौचालय के जो गड्ढे बनाए हुए हैं वो अभी से जो है फटने लगे, लीकेज हो रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से गड्ढे अभी से फटने लगे और आप रास्ते में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शौचालय तो बना हुआ है, लेकिन उन पे अभी भी ताले लगे हुए हैं। ये यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। मैं जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से अनुरोध करूँगा कि तत्काल यात्रियों की सुविधा के लिए इनको सुधार। तो वहीं 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड के विजेता और इंटरनेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जल्द धनराशि मिलने जा रही है। इसके लिए शासन ने 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। खेल विभाग के निदेशक ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों द्वारा 31 मई तक आवेदन मांगे गए, जबकि अभी तक काफी संख्या में आवेदन आ चुके हैं। इसके बाद स्क्रूटनी टीम आवेदनों की जाँच पड़ताल करेगी। वहीं जून में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पदक विजेताओं को ये धनराशि दी जाएगी। बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7वां स्थान हासिल किया था और इस दौरान 240 खिलाड़ियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में राज्य के लिए मेडल भी जीते थे। कैश अवार्ड के लिए हमारे जो खिलाड़ी थे राष्ट्रीय खेल और अन्य जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप और नेशनल चैंपियनशिप है या अन्य उसके समकक्ष जो इवेंट्स थी, उसमें जो हमारे पदक विजेता हैं उनके लिए शासन से पैसा रिलीज़ हुआ है और हमने 31 तारीख तक आवेदन का समय सभी खिलाड़ियों को दिया था, क्योंकि आवेदन करना होता है, उस आवेदन में उनको अपनी उपलब्धि देनी होती है, एसोसिएशन के रिकमेंडेशन भी उसमें होती है। साथ ही जो कोचेस जिनके अंडर में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और वो इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ वो मेडल ले पाए, तो कोचेस के बारे में भी उनको अपना डेटा देना होता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय शौर्य पराक्रम और सम्मान को लेकर ज्योतिर्मठ नगर में विशाल तिरंगा शौर्य रैली निकाली गई। इस तिरंगा रैली में नगर क्षेत्र के 1.5 दर्जन विद्यालयों के हजारों छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा और देशभक्ति के स्लोगन लिखे। रैली का आलम यह था कि 1 घंटे तक नगर क्षेत्र में चारों तरफ तिरंगा लहराता नजर आया। इस अवसर पर रैली में शामिल वरिष्ठ बीजेपी नेता और बीकेटीसी उपाध्यक्ष ने रैली में प्रतिभाग कर रहे सभी विद्यालय के बच्चों के समक्ष ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता का जिक्र किया। और इसी बीच बड़ी जानकारी, जहां आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम, पर्वतीय जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। नैनीताल, पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में बरसेंगे बादल। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज भी मौसम बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पर्वतीय जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के कुछ इलाकों में भी तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार पर्वतीय जिलों में तेज दौर की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश और राज्य सरकार की नीति के क्रम में अब राज्य सरकार या विभाग संपत्ति पर किए गए अतिक्रमण पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जिसको लेकर देहरादून जिलाधिकारी ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है। अवैध निर्माण अतिक्रमण को लेकर चिन्हीकरण किया जाएगा और इसी के साथ डीएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राज्य सरकार की नीति पर निर्धारित की गई है, हमारी जितनी सरकारी जमीन है या विभागिता संपत्ति है उन पर जो भी अवैध संरचनाएं चाहे व्यवसायिक आवासीय धार्मिक है उनको हटाए जाने की कार्रवाई जारी रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं और हमारे इसी क्रम में राज्य सरकार की नीति भी निर्धारित की गई है कि हमारी जितनी सरकारी ज़मीनें हैं या विभागीय संपत्तियां हैं उन पर अवैध संरचनाएं चाहे वो व्यवसायिक हैं, आवासीय हैं या धार्मिक हैं, उनको एक टाइम बाउंड बेस से चिन्हित करते हुए हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है और इस प्रोसीजर को अनएंडिंग नहीं करना है। इट शुड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन टाइमली। देखिए ऑनरेबल, तो वहीं फायर सीजन शुरू होने के बाद से उत्तराखंड में वनाग्नि यानी फॉरेस्ट फायर के नियंत्रण को लेकर वन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार वनाग्नि के मामले बहुत कम हैं और जितनी भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस बार इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के माध्यम से वनाग्नि पर नियंत्रण कर रहे हैं और आने वाले वर्षों के लिए भी ये नवाचार कारगर साबित होगा। देखिए, आपने ठीक कहा, इस साल वनाग्नि की घटनाएं बहुत कम हैं पिछले साल के मुकाबले और हम लोग की तैयारी पूरी है और इस वर्ष भी हमने चाहे हमारे क्रूज स्टेशन हों, चाहे फायर वॉचर्स का एंगेजमेंट हो, चाहे अन्य तैयारियां हों, वो पूरी हमारी बिल्कुल मुस्तैद हैं और हमारे फील्ड कर्मी भी पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इन मिनिमम रिस्पांस टाइम हमारी टीम्स वहाँ पहुँच के जो भी वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उसको नियंत्रित करते हैं।